हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन एक्टिवेटर्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 12th का पॉलिटी का वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 1, दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हमने समझना है कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है। दो ध्रुवीयता का मतलब है कि हमारा जो विश्व है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया। इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। जैसे अमेरिका ने नाटो के थ्रू जो नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, नॉर्थ वेस्ट की, उनके साथ ग्रुप बना लिया। और इधर रशिया ने जो है बाकी जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी, एशिया की और कुछ यूरोप की कंट्रीज़ के साथ मिलके ग्रुप बना लिया। तो इनकी जो लड़ाई थी वो एक तरह से विचारधारा की लड़ाई थी। जो अमेरिका था वो लोकतंत्र के पक्ष में था। वहाँ पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी, निजी स्वामित्व के फेवर में थे वो। जबकि दूसरी तरफ जो रशिया था वहाँ पर जो है समाजवादी व्यवस्था फेमस थी। उनका विश्वास समाजवादी व्यवस्था में था, जहाँ पर कि सब कुछ जो है वो राज्य के नियंत्रण में होगा। जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वही हर चीज़ को वो करेगी, मैनेज करेगी। वहाँ पर निजी स्वामित्व नहीं था। तो इस तरह से विश्व जो है वो 2 गुटों में बंट गया था। दूसरे विश्व युद्ध से लेके और रशिया के विघटन तक 1991 तक ऐसा ही चलता रहा। तो अब हम समझते हैं डिटेल में कि सोवियत प्रणाली क्या है, रशिया में कैसे गवर्नमेंट जो है वो कैसी गवर्नमेंट बन रही थी, क्या उनका विश्वास था। 1917 में रशिया में क्रांति हुई। क्रांति का रीज़न क्या था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध कर रहे थे और वो समाजवाद को फेवर कर रहे थे। 1917 में जो क्रांति हुई थी उसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने ही रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और वो ही उसके हेड रहे 1924 तक। उनका विश्वास जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा में था। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए, निजी स्वामित्व नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पार्टी के संस्था को प्राथमिकता दी गई उसमें कि पार्टी जो कहेगी, पार्टी जो करेगी वो सही है। राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं था। वहाँ पर एक पार्टी का रूल था। अर्थव्यवस्था जो है वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। जो पूर्वी यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो है वो सोवियत संघ का साथ दिया, क्योंकि इनमें पहले फांसीवादी ताकतें ज़्यादा हावी थी। तो इनसे जो है रशिया ने ही इनको छुड़वाया था। तो इसलिए इन्होंने जो है वो रशिया का साथ दिया और समाजवादी व्यवस्था को ही इन्होंने यूज़ किया अपने पार्टी के गवर्नमेंट में। और इन्हीं का जो ग्रुप था उसको हम जो है समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यहाँ पर अच्छे ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल, लोहा, इस्पात वगैरह की यहाँ पर जो है अधिकता थी। और दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन के लिए वो आपस में अच्छे जुड़े हुए थे। और घरेलू उपभोग उद्योग भी जो है वो काफ़ी डेवलप्ड था। और सभी लोगों को जो है बुनियादी चीज़ें की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब उनको कम दरों पर मिल रही थी, बेरोज़गारी नहीं थी। तो लोगों को लगा कि यही व्यवस्था सही है, हमें इसको ही फॉलो करना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर जो है वो नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। पार्टी का जो है मोनार्की हो गई और जो लोकतंत्र था वो कम होता चला गया। एक दल
जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक दल शासन हो गया। जवाबदेही के लिए कोई नहीं रहा, जनता को जवाब देने के लिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं रही क्योंकि विपक्ष था ही नहीं। और बाकी के जो गणराज्य थे वो सब मिलकर उन्होंने एक सोवियत संघ बनाया। सोवियत संघ जो है वो एक ग्रुप था 15 गणराज्यों का, जिसमें कुछ यूरोप और एशिया के देश भी शामिल थे। फिर सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया और उसको भी जो है अपने ग्रुप में मिला लिया। लेकिन प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत संघ जो है वो अमेरिका से बहुत पीछे था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, खाद्यान्न का आयात बढ़ता जा रहा था और एंड तक आते आते जो है पूरी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन की कि वो कैसे ख़त्म हुआ। 1980 के दशक में जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो उन्होंने जो है वो इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करी। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो इससे क्या हुआ, जनता की जो है उम्मीदें बढ़ गई। उन्हें लगा कि सुधार जो है वो बहुत धीरे हो रहे हैं, कि मिखाइल गोर्बाचेव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है वो कर रहे थे। लेकिन लोग जो हैं उनके इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से वहाँ पर जो है वो एकदम से 1991 में तख्ता पलट हुआ और बाकी जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी उनमें उन्होंने भी जैसे जैसे उन्हें अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के बारे में जैसे जैसे नॉलेज हुई तो उनका विश्वास जो है वो इस व्यवस्था से उठता चला गया और उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता की मांग की। और मिखाइल गोर्बाचेव ने भी उनमें जो है वो नहीं करा, इंटरफेयर नहीं करा। जहाँ की गवर्नमेंट गिर रही थी वो गिर रही थी, उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा कि नहीं एक पार्टी रूल होना चाहिए या कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है वो 1991 में जो है 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने जो है वो सोवियत संघ को ख़त्म कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बैन हो गई। उस समय जो है वो बोरिस येल्त्सिन जो है वो चुनाव जीते थे रूस में। और विघटन के बाद जो है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया गया, जिसमें कि मध्य एशिया के जो गणराज्य थे उन्होंने अभी तक स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। जो मध्य एशिया के जो कंट्रीज़ थी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी उनको जो है वो संस्थापक सदस्य बनाया गया राष्ट्रकुल का। और रूस को जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया, यानी कि पूरी यूनिट जो सब कंट्रीज़ को मिला के जिसको हम सोवियत संघ कह रहे थे उसको जो अधिकार थे वो जो है वो रूस को मिले। जैसे सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जो सीट थी वो जो है वो रूस को दी गई, बाकी कंट्रीज़ को नहीं मिली। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी उनकी संधियाँ वगैरह हुई थी वो भी जो है वो रूस फॉलो करेगा, अब रशिया फॉलो करेगा उनको। और रशिया ही जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश रहा, और कोई कंट्री के पास इतने परमाणु संयंत्र या परमाणु शस्त्र नहीं थे। सोवियत संघ के विघटन का रीज़न क्या रहा, क्यों हुआ विघटन? रीज़न यही था कि वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होती चली गई, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम होती चली गई। और वहाँ पर जो है वो आम लोगों की ज़रूरतों की कमी होती चली गई, क्योंकि सोवियत संघ ने अपने ज़्यादा संसाधनों का उपयोग जो है वो परमाणु हथियारों और सेना को डेवलप करने में लगाया। इससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें थी, जो उद्योग थे, कृषि थी, वो पिछड़ती चली गई। और पश्चिमी मुल्कों की तरक्की से भी लोगों को जो है वो
जानकारी हुई कि वो कंट्री इतना डेवलप कर रही है, वहाँ ये फैसिलिटी है, तो इस वजह से वहाँ के लोगों में जो है वो पार्टी के अधिकार को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए। नागरिकों को ज़्यादा विशेषाधिकार नहीं थे और धीरे धीरे लोकतंत्र भी ख़त्म होता चला गया। और मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधारों का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो था। इसलिए लोगों में जो है वो एकदम से गुस्सा भड़का और वहाँ पर जो है वो क्रांति हो गई। रूस के बाल्टिक गणराज्य लात्विया और यूक्रेनिया और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। सभी कंट्रीज़ में हो रही थी जो उठापटक हो रही थी, वो जितनी भी कंट्रीज़ थी सोवियत संघ के अंदर, मोस्टली जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनमें हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जानकारी नॉलेज बढ़ रही थी डेवलपमेंट के बारे में, तो वो जो है अनसेटिस्फाइड हो रहे थे अपनी पार्टी की रूलिंग से, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। अब क्वेश्चन आता है कि विघटन के बाद क्या हुआ, बाद की क्या सिचुएशन थी। तो इसके जो है मेन जो है 3 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो ये कि जो सोच थी, जो विचारधारा थी कि कौन सी प्रणाली बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर है, समाजवादी प्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली, वो अब ख़त्म हो गया। पूंजीवादी प्रणाली जो है उसको लोगों ने सही माना, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक तरह से विचारधारा की लड़ाई को जीत गया था। तो अब लोगों का विश्वास जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में रहा और रूस को जो है वो नए सिरे से पूंजीवादी व्यवस्था में डेवलप करने का काम शुरू हुआ। दूसरा था शक्ति संबंध का। दूसरा पॉइंट ये है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आगे हैं। स्टार्टिंग में ये सोच थी कि एक बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, जो कंट्रीज़ हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के जो है वो सामने आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका जो है वो अकेला महाशक्ति बन गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया। और जो इंटरनेशनल संस्थाएं थी जैसे विश्व बैंक, IMF, इन सब ने जो है सलाह दी दूसरी कंट्रीज़ को और लोन दिया पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करने के लिए। और उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। उदारवादी लोकतंत्र को फॉलो करा गया। जो नए देशों का उदय हुआ उन्होंने स्वतंत्र पहचान बनाई अपनी, और जो है यूरोपीय जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो है वो नाटो में जुड़ने की अपनी जो है वो सोच दर्शाई, और वो ऐसा चाहते थे कि हम उसमें जुड़ जाएं। और जो मध्य एशिया के जो लोग थे उन्होंने जो है रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखे। ये तीसरा जो पॉइंट था वो यही था कि जो नए देश आज़ाद हुए सोवियत संघ से टूट के जो बने, उनमें से कुछ जो है वो नाटो से जुड़ गए, नाटो से जुड़ना पसंद किया, और कुछ जो मध्य एशिया के देश थे उन्होंने जो है वो रूस के साथ अपने रिश्ते जो है वो कंटिन्यू रखे। अब नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? समाजवादी शासन खत्म हो चुका था, रशिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, तो अब जो है सोवियत संघ से जो रशिया निकला, मेन हम रशिया को ही पढ़ेंगे, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं, तो उसमें जो है लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था को बनाने के लिए जो है काम शुरू हुआ। और यूरोप के देश जो हैं वो पूंजीवाद की ओर जाने लगे, पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। जो वर्ल्ड बैंक और IMF थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने जो है वो शॉक थेरेपी का यूज़ किया। इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, लेकिन ये जो है सभी कंट्रीज़ में सेम नहीं रहा।
इसकी जो है गति और गहनता कि कितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो सब जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इसका सबसे मेन मोटिव जो है शॉक थेरेपी का ये था कि निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संकट में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूरी नहीं दी गई। जो राज्य के नियंत्रण में जो समाजवाद या पूंजीवाद व्यवस्था थी उसको फॉलो किया गया, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करा गया। इनका मेन मोटिव और मेन विचारधारा ये थी कि जितना हम व्यापार करेंगे उतना हम डेवलप होंगे, तो इसलिए जो है वो मुक्त व्यापार को जरूरी माना गया और वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया। और सभी देशों को जो है दूसरे देशों से जोड़ा गया। मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी यूरोप की, उनके साथ जोड़ा गया। उनके साथ जो है वो टेक्नोलॉजी का और चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। तो ये थी हमारी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से क्या हुआ कि पूरी व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई, सब बर्बाद हो गया। इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि सभी जो वो थे सिटीजन्स थे उनको जो है वो अधिकार पत्र दिए गए। अधिकार पत्र मतलब कि वो जो चाहें वो खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले सब राज्य के नियंत्रण में था। अब उनको बोला गया कि जिसको जो खरीदना है, जो यूनिट खरीद सकता है वो खरीद ले। लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे और ऊपर से जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसका मूल्य भी बहुत कम हो गया था। तो लोगों ने क्या किया, अपने जो अधिकार पत्र थे वो दूसरों को बेच दिए, काला बाजारियों को, और उन्होंने जो है वो सब कुछ खरीद लिया। और जो आम लोग थे उनकी जो जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी जो मुद्रा थी उसका जो है वो बहुत कम हो गया था मूल्य। और अब जो है लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लोगों के पास खाद्यान्न की भी कमी थी। और इस तरह से कई देशों में जो है एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो बढ़ गई। अब धनी और निर्धन के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव तो हो रहे थे, लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण जो करना चाहिए था उस पर फोकस नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ, अधिकांश देशों में जो है वो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में ही सब शक्तियां दे दी गई। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और लोकतंत्र को कैसे बनाए रखना है, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। राष्ट्रपति को हेड बना दिया गया। और हुआ क्या, थोड़े दिन बाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जो है वो खुद को जो है तानाशाह की तरह पेश किया। उन्होंने खुद को आगे 10 साल के लिए और अपने पद को बढ़ा लिया, समय सीमा को बढ़ा दिया। और ऐसे करते करते असहमति या विरोध की अनुमति नहीं रही लोगों को, तो वहाँ पर जो है कुछ देशों में जो है वो तानाशाह शासन हो गया। और रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था 2000 में अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। तो अधिकांश देश जो है उन्होंने जो है वो 10 साल लग गए अपना पुनर्जीवन स्टार्ट करने में, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने में। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने लगे। फिर वो जो उनके पास बेसिक संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका उन्होंने यूज़ किया अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए।
शॉक थेरेपी के बाद नेक्स्ट हमारा है संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ की जो कंट्रीज़ थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अलग हो गई और उनकी गवर्नमेंट बन गई और सब कुछ जो है वो ठीक चलने लगा। बाद में भी जो कंट्रीज़ थी उनमें जो है वो कई जगह विद्रोह हुए, क्रांतियाँ हुई, खून खराबा हुआ। उसके बाद जाके जो है वो सेटलमेंट हुई और कहीं कहीं उसके बाद भी नहीं हुई। कहीं तानाशाह बने, कहीं तानाशाह शासन हुआ। तो ऐसे ही हम देखते हैं रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान जो है वो, उनमें जो है वो अलगाववादी आंदोलन चले और मॉस्को ने जो है विद्रोहियों से निपटने का जो तरीका अपनाया उसे गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की और मानवाधिकार का उल्लंघन किया। और मध्य एशिया में तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान में जो है वो एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ पर जो है वो अर्मेनियाई जो है वो अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। वहाँ पर जो है वो कुछ अर्मेनियाई लोग रहते थे अजरबैजान में, जो कि अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन में किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। और अफ़गानिस्तान से सटा जो चीन और रूस का क्षेत्र है, पश्चिम एशिया के नज़दीक है, वहाँ पर भी जो है तेल कंपनियों के बीच में जो है वो बाहरी ताकतों के साथ लड़ाई चल रही थी। लेकिन सबसे गहन संघर्ष जो है वो बाल्कन क्षेत्र में हुआ, यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया जो है वो कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गया। वहाँ पर जो है वो नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और वहाँ पर गृह युद्ध भी हुआ। नेक्स्ट है हमारा साम्यवादी देश और भारत। भारत के जो है वो सभी कंट्रीज़ के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन थे। विदेश नीति जो है भारत की बहुत महत्वपूर्ण थी। रूस के साथ उसके अच्छे संबंध थे और विश्वास और हित जो है वो बने हुए थे। जनता भी जो है वो इन देशों के साथ घुली मिली हुई थी। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद थी, लेकिन सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी और क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को समाधान और बातचीत से ही सुलझाया जाए, यह जो है विश्वास था भारत का कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाए, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को जगह मिले और उनको मजबूती मिले कि वो इंटरफेयर कर सकें। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते में जो है 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ संबंधों में संतुलन जैसे मामलों में फ़ायदा हुआ। रूस ने भारत की अंतरिक्ष उद्योग में भी बहुत मदद की है। वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी भारत की रूस के साथ साझेदारी है। भारत तेल आयात भी करता है रूस से। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।